हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं पर नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 2023 का हिंदी का पेपर है यूपी बोर्ड क्लास 10 का, जिसका कोड आप यहाँ पे देख सकते हो 801 DB है। इसको हम लोग पूरा का पूरा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसका जो DA वाला कोड था ना उसको सॉल्व कर लिया है, तो अगर आप अभी तक नहीं उसको देखे हो तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम लोग इस DB कोड को सॉल्व करते हैं। देखो आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का जो भी पेपर होता है, लाइक जैसे 2023 में पेपर हुआ था तो उसमें हिंदी का 7 सेटों का आया हुआ था। तो अगर सातों सेटों को आप सॉल्व कर लेते हो तो 2024 में उसी में से आप लोग का समझ जाओ कि 80% तक के क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इसलिए सारे के सारे सेटों को सॉल्व करना जरूरी है। मैं एक एक कर सारे सेटों को सॉल्व करा दूंगा। ठीक, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ निर्देश हैं, तो इन निर्देश को सब हम छोड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो शुरू में जो आप लोग का 20 मार्क का MCQ आएगा, उसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे MCQ है। तो यहाँ पे फर्स्ट MCQ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है क्वेश्चन, देखो है कि चिंतामणि के रचयिता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फर्स्ट, कि चिंतामणि के रचयिता है। और इसमें ऑप्शन दिया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो सही ऑप्शन इसका ये सी वाला हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। ओके, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड है प्रेमचंद, थर्ड है यशपाल और फोर्थ है राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके जो लेखक है वो है कौन? प्रेमचंद। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला थर्ड नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। थर्ड नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ओके, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है और ऑप्शन दिए कि ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, लहरों का राजहंस। देखो ये सारा का सारा जो चारों ऑप्शन दिए हैं सभी नाटक विधा की ही रचना है, सभी की सभी नाटक विधा की रचना है। लेकिन इसमें जो ये सी वाला है ना, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, बल्कि लहरों का राजहंस मोहन राकेश जी, हमें दोस्त मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक विधा की रचना है। इसलिए ये हमें नहीं है कह रहा था, तो ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या आप लोग का जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है तो लहरों का राजहंस, प्रश्न संख्या 3 का तीसरा यानी सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो अगले चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? सीधे सीधा आप लोग याद रखना, फणीश्वर नाथ रेणु। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 के लिए। ठीक है, नहीं, फणीश्वर नाथ रेणु नहीं, माफ़ करना, ये आपका शेखर एक जीवनी के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 4 के बाद हम लोग पाँचवें पे। पांचवा प्रश्न क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई कि अपनी खबर आत्मकथा है। ओके, अपनी खबर आत्मकथा किसकी है भाई? फर्स्ट ऑप्शन है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की, उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास की। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका ए वाला हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अपनी खबर आत्मकथा के जो लेखक हैं वो है पांडे बेचन शर्मा, ये ए वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलो प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि भूषण किस युग के कवि है? भूषण किस युग के कवि हैं? तो भाई भूषण सीधे सीधे याद रखना, ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। क्लियर, चलो अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न देख लेते हैं भाई। सातवां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 7 क्या है? ठीक है, कि ललित ललाम रचना है। ललित ललाम रचना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि मतीराम की, सेकंड ऑप्शन है पद्माकर की, थर्ड ऑप्शन है देव की या भूषण की। तो देखो जो ललित ललाम जो रचना है ना, ठीक है, यह आपका मतीराम की एक प्रसिद्ध रचना है, तो आप लोग याद रखना। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यशोधरा रचना है। यशोधरा किसकी रचना है? ठीक है,
इसका है ऑप्शन कि जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न संख्या 8 के लिए ये आपके 4 ऑप्शन है। तो सही इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि आंगन के पार द्वार रचना है। ओके, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, या नरेंद्र शर्मा की। ठीक, ये प्रश्न संख्या हम लोग की 9 है। तो इसका सही ऑप्शन ये बी वाला हो जाएगा, अज्ञेय की। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है, चलो प्रश्नोत्तर संख्या 9 भी आपकी क्लियर। आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 10 पे। ये प्रश्नोत्तर संख्या 10 क्या है कि दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। किसकी है दीपशिखा? भाई मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि दीपशिखा किसकी रचना है। महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका ये ए वाला सही हो जाएगा। दीपशिखा के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी। तो ये रहे हम लोग के 10 आप लोग के शुरू के MCQ। ये 10 जो प्रश्न थे शुरू के, ये हिंदी के गद्य और पद्य से प्रमुख लेखकों, कवियों और उनकी रचनाओं, विधाओं से संबंधित है। अब आगे के जो 10 मार्क के प्रश्न हैं ये आपके एक तरह से व्याकरण से है। तो चलो इनको भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका इसमें पहला एक तरह से, या अगला एक तरह से 10 के बाद 11वां प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। ये कौण रस का स्थायी भाव पूछा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 सेटों में यही प्रश्न पूछा गया था कि कौण रस का स्थायी भाव है, कौण रस का स्थायी भाव है। ठीक, तो कौण रस का स्थायी भाव आप लोग याद रखना, 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा निश्चित है। ठीक है, वो क्या होता है? कौड़ा होता है, शोक होता है। तो ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक, और हाथ से रस का अस्थायी भाव तो वो हाथ से होता है, वो भी आप लोग याद रखना। ठीक, चलो अगला है यहाँ पे प्रश्न आप लोग देख सकते हो। ये दे दिया कि चरण कमल बंधु हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे आपका चार्ट है, ऑप्शन दिया है, आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। ऑप्शन दिया है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, या फिर यमक। ठीक, तो ये काफ़ी फेमस लाइन है। इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जो 12 है उसके लिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो भाई 13 नंबर। ओके, ये आपका छंद से पूछा है। 13 नंबर प्रश्न है कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? ओके, यह लक्षण किस छंद का है? देखो हमें यहाँ पे दे दिए कि इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण किस में होते हैं भाई? सीधे सीधे आप लोग याद रखना। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 13 के लिए ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें 4 चरण होते हैं वो सोठा होता है। ठीक है, और जिसमें 8 चरण होते हैं वो रोला होता है। ठीक, तो ऐसे तो क्वेश्चन के लिए सी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन दोनों में आप डिफरेंस याद रखना। ये पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे अदल बदल कर। ठीक, चलो तो आपके जिसमें 4 चरण होते हैं वो आपका सोठा होता है, जिसमें 8 चरण होते हैं वो क्या होता है? वो आपका रोला होता है। ठीक, चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ओके, हमें पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, उपसर्ग कहलाता है। तो देखो यहाँ पे आपका पर्यावरण में जो उपसर्ग है, काफ़ी लोग ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये गलत है, ए नहीं होगा। ठीक है, देखो ये आप इसमें वर्ण, परि या प्र, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न संख्या 14 के लिए। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्योंकि परि प्लस आवरण मिलकर पर्यावरण आपका बनेगा। एक शब्द होना चाहिए हम लोग का। ऐसे आप पर्या निकालोगे तो वर्ण बचेगा, वर्ण का कोई मतलब होता है? नहीं होता है। और परि निकालोगे तो परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण, तो आपका एक शब्द बन रहा है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्रश्नोत्तर संख्या 14। अब चलो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 15 देख लेते हैं। यह क्या है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग? देखो ये महानता शब्द में किस शब्द प्रत्यय का प्रयोग है? प्रत्यय ना अब आप लोग को 2024 बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है, अब नहीं पूछेगा। यहाँ पे देखो स्टार मार्क मैंने लगाया हुआ है, मतलब यह प्रश्न खत्म कर दिया गया। तो चलो इसको छोड़ते हैं हम लोग। ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में लगा होता है, ठीक है, तो इसमें ता हो जाएगा। चलो बाकी यह प्रश्न प्रत्यय से रिलेटेड अब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्नोत्तर संख्या 16 के सुख दुख में समास है। देखो सुख दुख हो गया या फिर माता पिता हो गया, ठीक है, माता ये बीच में जो हाइफन आ जाता है माता पिता, इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सुख दुख हो गया, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता में या सुख दुख
ठीक है, या लाभ हानि, इन सब में द्वंद्व समास हो जाएगा। और जो संख्या बोधक होता है, जैसे आपका त्रिभुज हो गया भाई, इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर। तो प्रश्नोत्तर संख्या जो 16 है वो भी आपकी क्लियर। चलो भाई आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 16 के बाद 17 नंबर, यह क्या है, 17 नंबर प्रश्न है। ओके, देखो यहाँ अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखो अनल तो है, अनिल अनिल नहीं है, अनिल ये वायु का होता है, हवा का होता है। पावक होता है, ज्वाला होता है। ओके, मतलब ए सी और डी ये ऑप्शन में मतलब अग्नि के ये पर्यायवाची हैं, लेकिन ये आपका नहीं है बी वाला। तो आपका जो नहीं है उसी को छांटना है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो भाई, तो ये हम लोग का 17 नंबर प्रश्न भी हो गया। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखो ये प्रश्न संख्या जो 18 है, यहाँ भी मैंने स्टार मार्क यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये आपका नहीं, अब आपका मतलब सिलेबस से ख़त्म कर दिया गया है। आपका संधि हिंदी में नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड प्रश्न ये भी नहीं पूछेगा। जो आपका शब्द रूप होता था, जैसे मधु का, नदी का, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछेगा। और जो धातु रूप है, इससे भी रिलेटेड अब आपका प्रश्न नहीं पूछेगा। आपके इनके जगह पे जो नया पैटर्न है, उसमें 3 नए टॉपिक जोड़े गए हैं, वाक्य का स्वरूप, वाच्य परिवर्तन, और एक और आपका टॉपिक, 3 नए टॉपिक जोड़े गए हैं। तो उनसे यहाँ पे रिलेटेड 3 आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी जो आपका नए पैटर्न पे जो मॉडल पेपर है ना हिंदी का, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। जो बोर्ड द्वारा जारी है मॉडल पेपर, उसको मैंने सॉल्व कर दिया है, तो वो भी आप जाकर चैनल पे देख सकते हो। ठीक, तो चलो इनको छोड़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे खंड ब के अंतर्गत आपका यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा, इसमें आपका 2 गद्यांश दिया रहेगा। जैसे एक यहाँ पे गद्यांश दिया है और इससे रिलेटेड आपका 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। और अथवा कर नीचे देखो आपका यहाँ भी एक गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, अब दोनों गद्यांशों में से कोई आपको एक करना होगा। ठीक है, दोनों में से आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, आपका मन। तो देखो जो ऊपर वाला ये गद्यांश है, यहाँ से आप देखो ये किस आपके चैप्टर से है, तो देखो यहाँ पे आप पढ़ो, यहाँ से अश्वारोही पास आया, ममता ने, देखो यहाँ पे आपका ममता आ गया। यहीं से आप पहचान सकते हो कि ये जो आपका ममता चैप्टर है, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है, उस चैप्टर का ये गद्यांश दिया हुआ है। तो सिंपल इसका आसानी से अब आप संदर्भ लिख लोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है, ऐसे। और जो ये इसमें रेखांकित अंश किया है, इसकी आप व्याख्या करते रहना। और एक नॉर्मल यह प्रश्न पूछा गया थर्ड, तो इसको पढ़ोगे तो उसका आंसर भी आप दे लोगे। तो देखो इसको मैं अब व्याख्या यहाँ पे नहीं कराता हूँ, देखो व्याख्या मैं अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलो मैं आपको देखो नीचे दिखाता हूँ, संदर्भ व्याख्या हो गया या फिर जीवन परिचय हो गया। देखो अच्छे से ये सारी की सारी चीज़ें देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये लिख रहा हूँ अच्छे से टाइप कर सारी चीज़ें बना रहा हूँ। आपका हिंदी के सातों सेट का, हिंदी का ही नहीं, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, सभी का ऐसे ही देखो ये सॉल्व कर रहा हूँ एकदम अच्छे से। अभी इसका मैंने ये पूरा का पूरा नहीं किया हुआ है, अभी इसका कर रहा हूँ। और साथ में मैं आपका वीडियो भी इसका बना रहा हूँ, वीडियो के साथ साथ आपका इसका PDF सॉल्यूशन भी रहेगा, और इसका साथ में इसका टेस्ट भी रहेगा, टेस्ट पेपर भी मैं बना रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें हमारी जो ऐप है ना, हमारी ऐप है, आप नहीं जानते हो तो UPMSP, सॉरी यहाँ पे अच्छे से मैं लिख देता हूँ, देखो UPMSP स्टडी, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो ये हमारी ऐप आ जाएगी, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हो सकता है 1 दिसंबर को या नवंबर के लास्ट में या 1 दिसंबर को ये सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन पे लॉन्च होगी। आप लोग का सारा प्रीवियस ईयर पेपर, यानी सातों सेट का, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सबका मिलाकर 7×5 35 प्रीवियस ईयर पेपर का विथ सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपका इस तरफ PDF सॉल्यूशन भी रहेगा, जिसमें आपका सारी चीज़ें डिटेल में रहेंगी, लिखी रहेंगी, जिससे आप आसानी से पढ़ सको और अपने बोर्ड एग्जाम में 80% से 90% मार्क ला सको। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहना और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना। चलो यहाँ पे हम लोग जो प्रश्न थे उनको हम लोग ऊपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो ये फर्स्ट आपका गद्यांश हो गया। ठीक है, ये आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ममता चैप्टर से था, तो आप उसको करो, या अथवा कर ये दिया है, ये नीचे वाला इसको करो। अब ये गद्यांश आपके किस चैप्टर से है, तो देखो यहाँ पे क्या, आप इसको पढ़ो पहले। देखो क्या लिखा है कि कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, देखो यहाँ दीवारों की बात आ गई। ठीक है, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो, ऐसे ऐसे पढ़ते नीचे आओगे, देखो यहाँ अजंता यहाँ पे लिखा हुआ है,
मुझे ये फर्स्ट ही लाइन पढ़ने से मालूम चल गई, लेकिन आपको नहीं मालूम चल रहा है तो पूरा पढ़ोगे तो आपको भी मालूम चल जाएगा। देखो यहाँ अजंता लिखा हुआ है, मतलब ये आपका जो अजंता चैप्टर है ना, जिसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने, उसी से ये गद्यांश आपका है। ठीक, तो ये आपका अजंता वाले चैप्टर से गद्यांश है। तो आप सिंपल इसका आसानी से इस गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। ऐसे लिख देना। और इसमें जो ये रेखांकित अंश किया गया है, इसकी व्याख्या आप कर दोगे तो उसका 2 मार्क, और एक नॉर्मल यहाँ प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, इसका उत्तर दे देते हो तो इसका 2 मार्क, यानी इस प्रकार आपको यहाँ से 6 मार्क मिलेगा। तो आप दोनों में से कोई एक करना है, आपका मन कौन करो। अब देखो जो सेकंड प्रश्न रहेगा वो भी आपका जैसे गद्यांश था, तो यहाँ पे आपका पद्यांश रहेगा। यहाँ पे एक प्रश्न मतलब रहेगा, और अथवा कर भी देखो ये नीचे आपका एक यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक, तो दोनों में से कोई एक करना होगा। बाकी जो ये ऊपर वाला गद्यांश है, देखो ये आपका क्या है, पूर्ते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डग द्वय। देखो ये आपका ना, ये तुलसीदास जी द्वारा जो आपका लिखित चैप्टर है, ठीक है, वनपथ पर, ठीक है, उससे ये आपका पद्यांश लिया गया है। तो इसका सिंपल आप संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता है। अब इसमें रचयिता शब्द यूज करोगे, ठीक, रचयिता तुलसीदास हैं, सिंपल ऐसे लिख दोगे। और यहाँ पे आप ये भाई श्री राम के नेत्र से आंसू क्यों बह रहे थे, तो इसका अर्थ आप जानते हो तो आसानी से इसका कर लोगे। और ये रेखांकित अंश है, इसमें उसका अर्थ पूछ रहा है, तो चलो इनको मैं छोड़ता हूँ, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो अथवा कर यहाँ पे एक और रहेगा, आप ऊपर वाला करो या ये नीचे वाला करो। इसमें क्या है कि मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ का करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। देखो ये आपका जो शायद ये पद्यांश का ना, आप लोग का पद्य भाग का ये लास्ट चैप्टर है, हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी, ठीक है, उससे ये पद्यांश लिया गया है। ठीक, तो और इसके लेखक कौन है भाई, इसके लेखक है श्याम नारायण पांडे। तो इसका आप सिंपल इसका संदर्भ अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हल्दी घाटी नामक पाठ से लिए गए हैं, जिसके रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। और यहाँ पे आप देखो उसके अलावा यहाँ पे कुछ यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इनको मैं छोड़ता हूँ, हम लोग आगे चलते हैं। बाकी मैं बता दिया कि ये पद्यांश आपके किस चैप्टर से है। अब देखो यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो आपके संस्कृत गद्यांश से रहेगा। हिंदी में पीछे संस्कृत का गद्यांश है, ठीक है, जिसमें जैसे वाराणसी वाला चैप्टर है, प्रबुद्ध ग्रामीण वाला चैप्टर है, भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर हैं, ठीक है, तो इनको गद्यांश बोला गया। और उसी में छोटे छोटे श्लोक हैं, उनको पद्यांश बोला गया है। तो यहाँ पे भी देखो इसे 5 मार्क का प्रश्न रहेगा। इसमें आपको क्या रहेगा कि ये गद्यांश दिया रहेगा, इसका संदर्भ लिखना रहेगा और साथ में इसका हिंदी अनुवाद करना रहेगा। देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति, ये वाराणसी वाले चैप्टर से लिया गया है। तो सिंपल आप इसका संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें शब्द उद्धृत यूज करोगे या लिया गया है ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका 2 मार्क मिल जाएगा। और इसका आप हिंदी अर्थ लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे हिंदी अर्थ बोला है, संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करो, यानी वही हिंदी में अर्थ लिखो एक तरह से, तो उसका आपको 3 मार्क यानी 5 मार्क मिल जाएगा। अथवा कर यहाँ पे देखो एक और दिया रहेगा, इसको करो, या नीचे वाला एक देखो यहाँ पे ये दिया है, ये नागरिक बहुकालम यावत, यानी ये आपका प्रबुद्ध ग्रामीण वाले चैप्टर से ये है। तो आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, इसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करो या ऊपर वाले का संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करो, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक करना होगा, ठीक है। चलो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे आपका जो चौथा प्रश्न रहेगा वही उसी में से जो श्लोक है ना उनको पद्यांश बोला जा रहा है। तो 2 श्लोक दिया रहेगा अथवा कर, तो इन श्लोकों में से किसी एक का आपका संदर्भ लिखना रहेगा और उसका हिंदी में अर्थ लिखना रहेगा या हिंदी अनुवाद वही करना रहेगा। तो देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो आपका फर्स्ट, ये आपका एक तरह से इसको पद्यांश बोल सकते हैं। ये जो आपका पद्यांश है ना भाई, ये आपका भारतीय संस्कृति चैप्टर से है। और जो ये है माता गुरुत्तरा भूमे, ये जो सेकंड आपका पद्यांश है ना, ये आप लोग का ये ऊपर वाला तो आपका किससे है भाई, ये आपका भारतीय संस्कृति से है, और ये नीचे वाला आपका जीवन सूत्राणी जो चैप्टर है उससे है, ठीक। तो चलो इसको मैं आगे चलता हूँ, इसको छोड़ता हूँ। और देखो ये जो 5वां प्रश्न है ना भाई, ये आपका खंडकाव्य से रहेगा 3 मार्क का। तो खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होता है, आप देख लेना किस जिले से हो, आप अपने जिले से रिलेटेड खंडकाव्य पढ़ लेना। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क और ख, इसमें 2 प्रश्न रहेगा। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय, और लेखकों के जीवन परिचय में मैंने लिखवा रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का, दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निश्चित है आपके एग्जाम में आना ही आना है। उसके अलावा किसी एक और लेखक का आप जीवन परिचय याद कर लेना, रामधारी सिंह दिनकर का, 3 का याद कर लोगे आपके एग्जाम में पहुंच जाएगा। उसके अलावा
कवियों में भाई, कवियों में मैंने गोस्वामी तुलसीदास का बताया है कि याद कर लेना आप। उसके अलावा महादेवी वर्मा का याद कर लेना और सूरदास का याद कर लेना। गोस्वामी तुलसीदास का तो मैंने लिखवा भी दिया है, महादेवी वर्मा का भी लिखवा दिया है, और किसी एक और का रसखान जी और एक किसी और का, कम से कम इसमें 4 याद कर लेना। ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला देखो 7वां जो प्रश्न आपका रहेगा, आपका एक श्लोक लेखन से रहेगा, तो आप श्लोक याद कर लेना जो भी आसान आसान हो। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः और एक वीरः वीरेण पूज्यते वाला आप देख लेना। आप कम से कम 2 से 3 ठे श्लोक याद कर लेना। मैंने लिखवा रखा है श्लोक भी, आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो उसमें मिल जाएगा। 3 आसान आसान श्लोक लिखवा रखा है, आप याद कर लेना। चलो उसके बाद देखो जो 8वां प्रश्न रहेगा, देखो ये 8वां जो प्रश्न रहेगा पिछले साल 2023 के बोर्ड एग्जाम में ना, इसका यहाँ पे देखो 2+2 यानी 2 प्रश्न 4 दिया, इसमें से 2 प्रश्न करना था और प्रत्येक प्रश्न का 2 मार्क यानी 2+2 4 मार्क मिला करता था। लेकिन इस बार इस प्रश्न का एक प्रश्न करने का 1 मार्क, एक प्रश्न करने का 1 मार्क यानी 2 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, 4 मार्क नहीं मिलेगा। और इस जो 9वां प्रश्न है ये आपका क्या करना है, ये संस्कृत के प्रश्न है, इनका उत्तर देना है। जैसे बीरः केन पूज्यते तो बीरः वीरेण पूज्यते। उसके बाद क्या है भाई कि पदेन बिना किम दूरम याति, पदेन बिना किम दूरम याति तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति। और चंद्रशेखर क आसीत्, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्। अस्माकं संस्कृति कीदृशा वर्तते तो अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ऐसे लिख दोगे। अब देखो इसमें 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का ही उत्तर देना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, और 2 का करने का आपको 1+1 यानी 2 मार्क मिलेगा, न कि यहाँ पे 4 मार्क नए पैटर्न के अनुसार 2024 के। तो यहाँ से आपका 2 मार्क यहाँ से निकाल लिया गया है, और जो ये 9 मार्क में आया करता था यहाँ से आपका 2 मार्क निकाल लिया गया। अब ये 7 मार्क में पूछेगा, 9 मार्क में आपका निबंध नहीं पूछेगा। तो 2 और 2 4 मार्क निकाल कर एक नया प्रश्न ऐड किया गया है अंत में। आपका प्रश्नोत्तर संख्या 10 वो है पत्र लेखन। जी हाँ मेरे दोस्तों, पत्र लेखन 4 मार्क का। क्लियर? तो पत्र लेखन मैंने पत्र लिखवा रखा है, 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्र लिखवा रखा है 2 टॉपिक पे, तो आप जाकर देख भी सकते हो कि पत्र कैसे लिखा जाता है। उस वीडियो को मैंने लगभग 7 दिन पहले बनाया था वीडियो। तो ये रहा आपका हिंदी का 2023 का पेपर, जिसका कोड था 801 DB। ठीक है, इससे पहले हमने DA वाला सॉल्व करा दिया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही हमारी जो ऐप है आप डाउनलोड कर लेना, UPMSP स्टडी, गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करना आ जाएगी, या इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। आपको इस महीने के अंत तक यानी नवंबर के अंत तक या 1 दिसंबर को आपको पूरा का पूरा हिंदी के सातों के सातों सेट जो DA, DB, DC, DD सारे कोड हैं, सारे कोडों का देखो एकदम अच्छे से ये सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, PDF सहित आपको पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाएगा उसी ऐप पे। हालांकि इसका कुछ पेमेंट मैं रखूँगा, ठीक है, क्योंकि इसको बनवाने में ठीक है काफ़ी मेहनत लग रही है। ठीक है, मैं इसमें देखो आपको क्या क्या दूंगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका मतलब सातों सात, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस, इनका तो नेसेसरी है। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि संस्कृत और आर्ट भी ऐड कर दूं। इनके सातों सेट का यानी 35 पेपर का आपको सॉल्यूशन दूंगा, वीडियो के साथ साथ PDF सॉल्यूशन भी रहेगा, और साथ में इनके साइड में आपका टेस्ट भी रहेगा, टेस्ट पेपर भी रहेगा इनसे रिलेटेड। उसके अलावा जो बोर्ड द्वारा जो जारी है आपका हर एक सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सारे सब्जेक्ट का जो 7 मॉडल पेपर जारी किया गया है यूपी बोर्ड द्वारा, उसका भी PDF सॉल्यूशन दूंगा। जी हमें दोस्त PDF सॉल्यूशन कोई नहीं देता है, मैं PDF दूंगा, वीडियो तो दूंगा ही दूंगा, उसके साथ साथ PDF भी दूंगा, जिससे आपका टाइम बचे और आसानी से आप एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सको चीज़ों को। ठीक है, तो इतनी चीज़ें दूंगा। इसके साथ मैं अपना खुद का मॉडल पेपर बना रहा हूँ, जिससे सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो उसका भी इसी पैसे मिलेगा, मात्र मैं 299 रुपये में ये सब चीज़ें आपको दूंगा ऐप पे, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी आप बताना इसमें 299 में क्या मुझे और कम करना चाहिए, आप इतना पेमेंट कर सकते हो, या और कम करना चाहिए तो मैं और कम कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।